हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका बेहतरीन स्टडी विद अनुराग चैनल पे, जहाँ पे चल रही हैं आपकी सबसे बेहतरीन हिंदी की क्लासेस। मैं हूँ प्रज्ञा, आपके साथ लेके आई हूँ विराम चिन्ह की बहुत बेहतरीन क्लास। और आप सभी को आई होप बहुत अच्छा लगेगा ये क्लास देख के, क्योंकि विराम चिन्ह प्रश्न यूपीएसआई में या जो भी प्रश्न आते, जो भी एग्जाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में विराम चिन्ह बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं आज विराम चिन्ह किस प्रकार के प्रश्न हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। आइए जानते हैं। पहला प्रश्न बहुत लाजवाब शानदार है। निम्नलिखित वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। चलिए प्रश्न शुरू करने से पहले थोड़ा हम विराम चिन्ह का बेसिक जान लेते हैं। विराम चिन्ह का बेसिक थ्योरी थोड़ा जान लेते हैं। विराम चिन्ह होता क्या है, विराम का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। विराम चिन्ह, जैसे हमने लिखा विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का क्या मतलब हुआ। विराम चिन्ह का मतलब यह होता है ठहराव, कहीं पे रुकना, ठहरना। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। कोई वाक्य अगर हम लिख रहे हैं और उसमें अगर ठहराव नहीं आएगा, यति नहीं आएगी, तो वो वाक्य हमारा शुद्ध नहीं होता है। और दूसरा हम आपको ये बताते हैं कि चिन्ह कैसे लिखते हैं। जैसे बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, शुद्ध वर्तनी में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ये गलत माना जाता है। हमारा जो चिन्ह सही होगा ऐसे सही होगा। हा के नीचे रा लगती है, लेकिन जो ये हा होती है ये आधी होती है। या तो आप ऐसे लिखिए, आधी हा बना के नीचे हलन लगा के पूरा ना लिखिए चिन्ह, या फिर आप ऐसे लिखिए, ये हमारा शुद्ध रूप हो जाता है चिन्ह का। और ये चिन्ह जो होता है ये गलत होता है। आजकल देवनागरी लिपि में जो बच्चे लिख रहे हैं वो ये वाला लिखते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत हो जाता है। पहला हमने आपको क्वेश्चन बताया, विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम चिन्ह जो होते हैं इनका मतलब होता है ठहराव, रुकना। रुकना, अपने वाक्य को या अपने भाव को एक मोड़ देना, वहां पे यति लगाना, रुकना। और दूसरा हमने प्रश्न आपको इसमें बताया कि चिन्ह का लेखन हम कैसे करते हैं। अगर हम चिन्ह को लिखित रूप देते हैं तो हमारा कौन सा शुद्ध रूप है, तो हमारा शुद्ध रूप हो जाता है ये वाला चिन्ह। हा में आधी ना लगाएंगे तो लोगों को लगता है कि ये आधी ना है, लेकिन ये जो नाल बनाई जाती है ये पूरी ना होती है और इसमें हा आधा होता है, इसीलिए यह चिन्ह बोला जाता है, ना कि चिन्ह। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। पहला है, मित्र एक अच्छा दिन साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, या अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, या पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इनमें से या हंस पद का या योजक चिन्ह का। तो ये जो शब्द लिखा है हमारा, एक अच्छा दिन साथ में बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पहले नंबर पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अंडरलाइन खींचेंगे, एक अधोरेखा खींचेंगे नीचे। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम एक अधोरेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह हुआ। मित्र एक अच्छा दिन साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत को जोड़ने वाला कौन सा चिन्ह लगा, योजक चिन्ह लगा। तो पहला क्या हो गया, विस्मय, विस्मय, विस्मय चिन्ह का प्रयोग हुआ। ठीक है, फिर आगे दूसरा, जब हम आगे पढ़े वाक्य में तो दूसरा हमें क्या मिला, योजक चिन्ह मिला। योजक
योजक चिन्ह मिला। फिर बहुत बहुत धन्यवाद के उपरांत हमें क्या मिला? हमें मिला पूर्ण विराम। क्या मिला? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तो हमारा प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? हमारा प्रश्न सही हो जाएगा एक विस्मयादिबोधक, दूसरा योजक चिन्ह मतलब ई, और तीसरा पूर्ण विराम। तो ए सी ई जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा अच्छे से रखे जाते हैं और यही आप लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट हो गए हैं प्रश्न, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शराब एक नशा है, इससे दूर रहो। वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? चलिए आगे जानते हैं। शराब एक नशा है, इससे दूर रहो। इसमें दो विराम चिन्हों का उपयुक्त किया गया है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि वाक्य, प्रश्न जो पूछ रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है। तो इसमें पूछ रहा है अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। अल्प विराम का मतलब क्या होता है? जैसे हो गया अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए प्रयोग किया जाना, थोड़े समय के लिए ठहराव, थोड़े समय के लिए रुकना, ठहराव या रुकना, ठहराव होना। अल्प विराम की परिभाषा यही है कि थोड़े समय के लिए जो यहाँ रुका जाता है वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा पूजा तुम्हें बाजार जाना है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे अल्प विराम लगाया। तो अल्प विराम हमारा कई चीजों में लगता है, केवल इसको ये पूजा को जो हमने अल्प विराम लगाया, यहाँ हमने संबोधन के तौर पे लगाया विराम, क्योंकि हम पूजा को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? पूजा तुम्हें बाजार जाना है, तो हमने संबोधित किया है। और अल्प विराम बहुत जगहों पे प्रयोग होता है, जैसे किंतु, जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं जब हम, तो किंतु, पर, तो, तथा, और जैसे वाक्य या इन्हें बोलो कारक का हम प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? इस छोटे से अल्प विराम के लिए। और हमारा सबसे ज्यादा, हमारे जो चिन्ह माने गए हैं 20 माने गए हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार चिन्ह कितने माने गए हैं? 20 माने गए हैं। लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो 20 से ज्यादा का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि आधुनिक युग में बहुत सारे विराम चिन्ह आ चुके हैं। तो जो ये अल्प विराम है, इसका प्रयोग की दृष्टि से ये बहुत बार प्रयोग होता है। इतनी बार वाक्य में अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, एक बड़ी कहानी लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा अल्प विराम का ही प्रयोग ज्यादा हुआ है। तो हमारा प्रश्न क्या था? इससे दूर रहो, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले हमारा जो प्रश्न हो जाएगा अल्प विराम। इसमें अल्प विराम सही है, लेकिन जो ये ऊपर लगे हैं दो ऐसे करके और इधर ऊपर लगे ऐसे करके, ये मतलब हमने वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा है, तो ये हमारे दोहरे उद्धरण चिन्ह बोले जाते हैं। अभी आगे प्रश्न आएगा तो हम इसको बताएंगे। आगे चलते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, जैसे नेताजी ने कहा था, जी ने कहा था, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें
आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। तो ये वाक्य क्या हो गया, ये ऐसे लग जाते हैं, मैं तुम्हें आज आजादी दूंगा। तो हम इसको अगर इस शब्द को अगर हम अंडरलाइन करते हैं, ऐसे पूरा का पूरा हाईलाइट करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, रेखा जो होती है अधोरेखा। इसे क्या बोलते हैं, अधोरेखा बोलते हैं। जैसे आपको लिखवाया जाता है मैटर और आप उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करते हैं हाईलाइट करने के लिए, कभी कभी डबल अंडरलाइन करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, अधोरेखा हो जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोकोक्ति। एक लोकोक्ति दी है, एक हाथ से रोवे, सॉरी हाथ में आंख होगा यहाँ पे, एक आंख से रोवे और एक आंख से हंसे में निम्न में से कौन से दो चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कितने, दो चिन्हों का। तो आइए जानते हैं। क्या योजक विराम चिन्ह और अल्प विराम लगा है, योजक नहीं लगा है, योजक चिन्ह आपका ये होता है, बताते चलते हैं। योजक चिन्ह बताते हैं पहले। आपका जो योजक चिन्ह होगा वह दो शब्दों के बीच में लगता है, दो शब्दों के बीच में लगता है, बीच में। जैसे लिखते हैं यहाँ पे हम माता पिता, माता पिता, बिना योजक चिन्ह लगे ये बनेगा ही नहीं। भाई बहन, भाई बहन, ये जो है योजक चिन्ह हो गए। फिर अल्प विराम, आपको अभी आगे हमने अल्प विराम बताया। अर्ध विराम क्या होता है, ये वाला अर्ध विराम होता है, ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा। ये जो अर्ध विराम होता है ये अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा ठहराव ले लेता है, ये हो जाता है अर्ध विराम। ठीक, फिर उद्धरण चिन्ह एवं अल्प विराम। तो उद्धरण चिन्ह जो होते हैं हमारे, उद्धरण दो प्रकार के होते हैं, एकाकी उद्धरण और दोहरे उद्धरण। कैसे, एक तो ये उद्धरण चिन्ह हो गया आपका और दूसरा ये हो गया, ये हो गया। तो ये एकाकी उद्धरण बोला जाएगा और ये दोहरे उद्धरण। अपूर्ण विराम चिन्ह एवं अल्प विराम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हमारी लोकोक्ति जो दी गई है कि एक आंख से रोवे, अल्प विराम है, और दूसरा उद्धरण चिन्ह है। तो हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है और अल्प विराम का प्रयोग किया गया है इस वाक्य प्रयोग में। आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आहा आह कितना सुहावना मौसम है, ये फीलिंग को दर्शा रहा है, जो आपके भाव हैं, भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह भावों को दर्शा रहा है, भाव को दर्शा रहा है ये, तो ये हमारा हो जाएगा बी। तो जो विस्मयादिबोधक होता है, प्रश्न हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है यह कई प्रकार से लगता है। जैसे जैसे खुशी की बात हुई तो आहा, और जैसे दुख की बात हुई तो हाय राम, ये क्या हो गया। तो इस प्रकार की जो फीलिंग आती है, जो उदास, ठहराव या फिर ऐसी कोई भी फीलिंग आती है आपकी जिसमें आपके मन से जुड़ा हो, तो वहां पे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं और ये अलग अलग लगाए जाते हैं। इसका साइन ये होता है, पहले पूर्ण विराम जैसे एक खड़ी पाई बनाई जाएगी, फिर नीचे एक बिंदु रखा जाएगा, तो ये हो जाता है विस्मयादिबोधक। अब जैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे आहा,
यहाँ मजा आ गया तो आपको जो भाव आएगा कि कोई खुशी की बात है इसलिए कह रहा है। फिर यहाँ हे राम, हे, फिर यहाँ राम, तो इसका मतलब है संबोधन हो रहा है, जहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है और एक अल्प विराम, इन दोनों को हम संबोधन के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। हे राम। आगे चलते हैं। आई होप क्लियर हो रहे होंगे आपको विराम चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे हमने दो शब्द लिखे, अब उनको जोड़ने के लिए कौन सा लगेगा विराम चिन्ह? क्या विवरण लगेगा, योजक या अवतरण या लोप? ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ योजक चिन्ह सही हो जाता है, आपका योजक चिन्ह लगेगा। जैसे दो शब्द लिखे हैं यहाँ पे, माता और पिता, तो इनको जोड़ने का कार्य योजक करता है। इस जैसे द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व 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 समास, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास की पहचान ही यही है कि वहां पे योजक चिन्ह लगते हैं। अब ये जो उदाहरण हमने दिया माता पिता भाई बहन, तो ये द्वंद्व समास का भी उदाहरण है और ये योजक चिन्ह लगता है। जब भी आप समास पढ़ेंगे द्वंद्व वाला तो वहां योजक चिन्ह आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं। वाक्य में दिए गए कोष्ठक के रिक्त स्थान में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा? जब तक, आइए देखते हैं क्या वाक्य प्रयोग दिया गया है। जब तक हमारे देश के पंडे लिखेंगे लोग, जब हमारे देश के लिखेंगे लोग न जानने लगेंगे कि देश में क्या क्या हो रहा है। तो क्या क्या में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। शासन में क्या क्या बुराइयां हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बुराइयां हैं, तो यहाँ पे आपका कॉमा अल्प विराम लगना था। और किन किन बातों की आवश्यकता है, यहाँ तो पूर्ण विराम है ही। तो हम देखते हैं डैश तथा अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम तथा डैश का यूज हुआ है, या अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। डैश तथा विस्मयादिबोधक का प्रयोग, विस्मयादिबोधक तो कहीं नहीं, जब तक हमारे देश के पंडे, अर्ध विराम, यहाँ पे अर्ध विराम लगा के देखेंगे, जब तक हमारे देश के पंडे लिखेंगे लोग न जानेंगे, जानने लगेंगे कि देश में क्या क्या हो रहा है, डैश शासन में क्या क्या बुराइयां हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अर्ध विराम और पूर्ण विराम ही लगाइएगा क्योंकि वाक्य बड़ा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। निम्न में से टीका सूचक चिन्ह कौन सा है? टीका सूचक, या इसे टीका सूचक भी बोलते हैं, या इसको समाप्ति सूचक भी हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समाप्ति सूचक। जैसे कोई उपन्यास लिखा जाता है, उपन्यास, कोई उपन्यास लिखा गया, अब वो समझ लीजिए लिख दिया गया पूरा 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 पेज खत्म हुआ, फिर यहाँ नीचे आपको इस तरह के स्टार टाइप में दिखते हैं, या इन स्टारों को, मतलब इन स्टारों को कोई और स्थान भी दिया जाए, कोई और रूप दे सकते हैं हम जैसे। तो ये जो हमने बनाए हैं ये हो जाता है, इसे ही कहते हैं टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह, तो ये टीका सूचक चिन्ह हो गया। और दूसरा, इसको समाप्ति सूचक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, इसे समाप्ति सूचक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। अच्छा चलिए बताइए, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों विराम चिन्ह? जैसे ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, और ये उद्धरण है, एकाकी उद्धरण, ये दोहरे उद्धरण है, ये दोहरे उद्धरण है, ये विस्मयादिबोधक है, और ये रेखांकन है, ये अधोरेखा है।
तो ये जो इतने सारे चिन्ह हैं, इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आइए जानते हैं। भावों और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए करते हैं, बिल्कुल सही, लेखक की लेखन होना चाहिए, लेखन की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। उपयुक्त में से सभी क्या करते हैं, भावों और विचारों को स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आपने कोई वाक्य प्रयोग सही से नहीं लिखा है और उसमें चिन्ह का आपने गलत प्रयोग कर दिया है तो आपका भाव स्पष्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपको वाक्य प्रयोग करके दिखाती हूँ, वाक्य में प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे हम लिख रहे हैं एक वाक्य, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये क्या हो गया, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे जो रोको है जिसे हम मना कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया रोको मत जाने दो, उसे जो जा रहा है उसे जाने दो। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका छोड़ने से तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है, छोड़ने से है। ठीक, अब आगे इसी को हम इसी वाक्य में फिर लिखेंगे, रोको मत जाने दो। विराम चिन्ह का अगर सही से प्रयोग नहीं हुआ तो वाक्य का भाव ही बदल जाता है। जैसे अब हमने यहाँ पे लगाया रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, क्या हो गया, रोको मत जाने दो। इसका हो जाएगा, इसका है रोको मत जाने दो, छोड़ने को लेके इसका तात्पर्य हो जाएगा छोड़ने से। ये वाला जो हमने नीचे लिखा है, इसका तात्पर्य जो अर्थ निकलेगा छोड़ने से निकलेगा कि अरे यार रोको मत जाने दो। और ये जो है ऊपर वाला जो लिखा है, पकड़ने से तात्पर्य है इसका, किसी को रोकने से तात्पर्य है। जैसे इसमें ये कहा गया है, अल्प विराम का जो है हम अच्छे से भाव स्पष्ट करेंगे। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन जो नीचे वाला वाक्य हमारा है वो क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। तो समझ में आया, भाव और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति अगर नहीं हुई तो जो वाक्य प्रयोग हुआ है उसका भाव जो है वो बदल जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विराम चिन्ह का प्रयोग सही से नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। इसमें आपको मैचिंग दी है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएसआई में जरूर आते हैं, 100% आते हैं। आप ये नोट डाउन करके रख लीजिए कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और विराम चिन्ह तो बहुत इजी टॉपिक है, यूं याद हो जाता है। सारणी 1 से सारणी 2 का सही मिलान कीजिए। ये आपकी सारणी 1 दी गई है जहां पे चिन्ह दिए गए हैं, जहां पे इनके नाम लिखे गए चिन्हों के, और ये चिन्ह दिए गए। आइए मिलाते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा हो जाएगा, अल्प विराम आपका ए का 3। फिर कोष्ठक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, बी का 4 दिया हुआ है। संक्षेप सूचक जो हमें संक्षेप में लिखना, ये हो जाएगा हमारा, ये 0 की तरह बनता है। योजक चिन्ह ये हो जाता है। हमने आपको अल्प विराम और योजक के बारे में जानकारी दी है, लेकिन इसमें 2 नए चिन्ह आए हैं, नाम है उनके कोष्ठक और संक्षेप सूचक। आइए जानते हैं कोष्ठक के बारे में। ये कोष्ठक आपके गणित में भी प्रयोग होते हैं, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है छोटा वाला, और एक ऐसे करके मझला वाला बनता है, और एक बड़ा बनता है। ठीक, और एक संक्षेप सूचक क्या होता है, जैसे संक्षेप सूचक के बारे में बता देते हैं। जैसे डॉक्टर लिखा जाता है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं और फिर कहते हैं भाई समझ लो ये डॉक्टर लिखा है, और पढ़े लिखे लोग तो आराम से समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर लिखा है, आगे क्या लिखा है वो समझ जाते हैं। संक्षेप,
इसका ऐसे बनता है संक्षेप, मतलब जैसे हमने लिखा डॉक्टर। अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी वाक्य को, क्योंकि अब आप लोग समझ गए डॉक्टर। हमने यहाँ लिखा मास्टर लिखना चाह रही हूं मैं, लेकिन हम ऐसे कर दे रहे हैं। ये समय को बचाता है। जो आपका संक्षेप सूचक चिन्ह है, ये क्या होता है, समय को बचाता है। जैसे राष्ट्रीय लिखना है, मैं राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय नहीं लिखते हैं तो रा बना के और आगे संक्षेप सूचक लगा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब जैसे दो वाक्य प्रयोग एक साथ हो रहे हैं तो उनको एक एक सूचक नहीं बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय के आगे और एक राष्ट्रीय के आगे। तो ये वाला हो जाता है हमारा संक्षेप सूचक चिन्ह। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे विराम चिन्ह, मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है। हाँ, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्वर नहीं है। कुछ इसमें प्रश्न आपके वर्णमाला से आ गए हैं, उनको भी हम देखते हैं क्योंकि ये जरूरी होते हैं, और चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे भी हम लगा के बताएंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ड, ई स्वर है, बड़ा ऊ स्वर है, री स्वर है। ई जो है तालु स्वर है, बड़ा ऊ ओष्ठ स्वर है, री मूर्धन्य स्वर। इया जो है यह व्यंजन है, यह क्या है, व्यंजन है। इया इसमें स्वर नहीं है। निम्नलिखित व्यंजन में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से कौन सा होता है, का कंठ से बताया था हमने पिछली क्लास में, हमने आपको ये सब उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से समझाए थे। का कंठ, टा मूर्धा, मा मा होष्ठ, चा आपका तालु से। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, चा आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर बी सही है। संयुक्त ध्वनि है, इसमें से संयुक्त ध्वनि कौन सी है, गा, गा कंठ से, सा मूर्धा से, सा दंत से, ज्ञा। आपकी जो ज्ञा है यह संयुक्त अक्षर है, यह दो अक्षरों से मिलकर बना है। कैसे बता देती हैं, जा प्लस इया, जा प्लस इया मिला के आपका बनाता है ज्ञा। लेकिन इसको सही से अगर हम लोग बोले तो इसे ज्ञा नहीं बोलते, इसे ज्ञा ही बोलते हैं। जैसे किसी का, जैसे मेरा ही नाम है प्रज्ञा, तो प्रज्ञा बोलने में अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं प्रज्ञा, सब बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण हो जाता है प्रज्ञा। सही से इसे ऐसे ही बोला जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपके जो प्रश्न बनते हैं ना यूपीएसआई में, सही बात है कि इतने आसान तो नहीं बनते हैं, लेकिन इस तरीके के वाक्य प्रयोग दे दिए जाते हैं जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है कि नहीं। आप अगर सही से टॉपिक और जो वो बोलते हैं कंटेंट अगर सही से पढ़े हैं तो आपको कहीं भी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। पूछ रहा है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मतलब उत्तर देने की जिज्ञासा जागृत हो रही है ना। तो अगर उत्तर देने की आप में जिज्ञासा जागृत होगी तो यहाँ पूर्ण विराम तो होगा ही नहीं। पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम वो होता है जहाँ पे हम अपनी बात को खत्म कर चुके हैं और हमें उस वाक्य से संतुष्टि मिल चुकी कि अब हमें इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन ये कह रहा है कि क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। आ रहे हैं मतलब हम सामने वाले से उत्तर जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये गलत प्रयोग हुआ। यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक होना चाहिए था, क्योंकि प्रश्नवाचक में यही होता है कि अंदर से उत्सुकता होती है उत्तर पाने की, उत्तर देने की। सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो वह गा रही है। लस लस और शत्रु पघारे। तीसरा है राम नरेश गांव गांव गए। तो हमारा कौन सा प्रयोग सही हो जाएगा, ये वाला, राम नरेश गांव गांव गए। गांव गांव जब लिखा जाएगा ना तो योजक चिन्ह लगाया जाएगा, ना कि इसमें कॉमा, ना कि इसमें अर्धविराम, ये नहीं लगेंगे। और यहाँ सुनो सुनो जो दिया हुआ है इसमें आपके विस्मयादिबोधक लगेंगे, क्योंकि संबोधन कर रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है, अब सही हुआ। लेकिन अगर हम कॉमा का देखते, सुनो सुनो वह गा रही है। लस 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 और शत्रु पधारे।
तो यहाँ पे ऐसे कॉमा का यूज होना चाहिए, लस सद्रुप, क्योंकि अल्प विराम का मतलब ही अल्प समय के लिए है, और जिसमें टाइम लगे वो अल्प विराम का सही उपयोग नहीं हो रहा है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप मतलब ज्यों का त्यों लिख देना, क्या लाघव होता है? लाघव नहीं होता। निर्देश भी नहीं होता है। अगर हम किसी को निर्देश देते हैं तो बनाना पड़ता है निर्देश, एक रेखा बनानी पड़ती छोटी सी। कोष्टक चिन्ह नहीं। अगर हम ज्यों का त्यों लिखेंगे तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जो उद्धरण होता है ये वाले, ये एकाकी होते हैं, ये एकाकी, और ये वाले चिन्ह दोहरे, दोहरे उद्धरण, दोहरे उद्धरण चिन्ह होते हैं। जैसे जय शंकर की, जय शंकर की आंसू बहुत अच्छी है, जय शंकर की आंसू बहुत अच्छी है। अब ये वाक्य पढ़ के देखिए क्या सही है? जय शंकर की आंसू बहुत अच्छी है, आंसू क्या है कुछ पता होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसमें चिन्ह लगा देंगे ये वाले ऐसे, अब आप पढ़ के देखिए, जय शंकर की आंसू बहुत अच्छी है, आंसू उनकी रचना है इसीलिए वह अच्छी, क्योंकि हमने ज्यों का त्यों लिखा है। आगे चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से चा क्या है? उच्चारण की दृष्टि से चा ओष्ठ है? नहीं। कंठ तालव? ये भी नहीं है। दंतोष्ठ है? नहीं, दंत नहीं है। कंठोष्ठ? ये भी नहीं, दंत भी नहीं। यह हो जाता है तालु से, तालु से हम बोलते हैं इसको, इसका प्रयोग तालु से होता है, क्योंकि जो चाचा चाचा वाली लाइन है वो हमारी तालु से बोली जाती है। इनमें से कोई आंसर सही नहीं, ये सही है। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? इनमें से हंस पद कौन सा है? हंस पद ये भी नहीं है, ये विस्मयादि बोधक है, ये तो ग्रेटर देन लेस देन है, ये नहीं। ये वाले जो होते हैं आपके नीचे की ओर ऐसे बना दिए जाते हैं कोई चीज लिख के, तो वो हंस पद बोले जाते हैं, हंस पद विराम चिन्ह, या इन्हें त्रुटि बोधक बोलते हैं, त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह बोलते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ, मैं कुछ फिर भूल जाती हूँ बीच में, जैसे कल मैं बाजार, कल मैं बाजार जाऊंगी, अगर इसी में मुझे ये लिखना होता कि कल मैं बाजार सामान लेने जाऊंगी, तो यहाँ पे ऐसे बना के फिर हम यहाँ लिखेंगे सामान लेने। अब देखिए, कल मैं बाजार सामान लेने जाऊंगी, तो हमने यहाँ पे त्रुटि की थी, तो हमने ये हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। अब हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है, और एग्जामिनर जब हमारी कॉपी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि त्रुटि में सुधार किया गया, चिन्ह का सही जगह पे प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। रा के उच्चारण में डैश और की सहायता ली जाती है। अच्छा, रा का जो उच्चारण होता है कैसे होता है? रा, रा कंठ और तालु का प्रयोग होता है, रा लुंठित व्यंजन है रा, क्योंकि इसको बोलने में जुबान जो है आपकी घूमती है। फिर कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? जो ये कोष्टक में विराम चिन्ह है इसका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह है, निर्देश है, अल्प विराम या अर्धविराम? नहीं, उद्धरण चिन्ह आपके ये हो जाते हैं। बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको इसी क्लास में, कहीं बार बार भटकना ना पड़े। ये निर्देशक चिन्ह होता है। अर्धविराम कौन सा होता है? ऊपर बिंदी नीचे अल्प विराम जैसा, और ये अल्प विराम थोड़े समय के लिए होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? छोटा आ, री, चा, टा, जा, आ, ई और ई।
तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों स्त्रीलिंग है। हमने आपको सबसे पहली वाली क्लास में बताया था छोटी ई बड़ी ई स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाया जाता है? तो हमारा छा दिखाया जाता है। आगे चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक हो और लघुत्तम इकाई किसको मानते हैं हम? तो हम यहाँ पे भाषा की सार्थक शब्द को मानते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दांत से बोला जाने वाला जो दंत जहां हम ऐसा वर्ड बोलते हैं जहां पे दांत टच होता है, दांत का कुछ अनुभव होता है, वहां पे ट मूर्धन्य है, सा दंत है, ह कंठ है, या ये अनुनासिक के वर्ण है। आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को क्लास कैसी लग रही है बताइएगा जरूर, और अच्छे से क्लास को 2 बार जरूर देखिएगा, विराम चिन्ह आपको यूं याद हो जाएंगे। निम्न में से अनुस्वरित वर्ण कौन सा है? अनुस्वरित चा मा ना, इसमें माँ भी होना चाहिए, अगर वो अनुनासिक पूछ रहा है ना भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा वर्ड घोष है? घोष कौन सा वर्ड है? मैंने आपको घोष घोष अघोष बताए थे कि पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। तो कौन सा अघोष और सघोष है? पा तो पहला है तो आगे अघोष हो जाएगा। चा चा छा जा जा, इसमें भी पहला है। फिर जो हमारा टा है, टा ठा, ये भी पहला है, तो हमारा ऐसे ही निकल आ रहा है माँ। माँ हमारा लास्ट में है, कहाँ पे आता है? 5वें पे आता है माँ, 5वें नंबर पे माँ आता है, तो ये हो जाता है वर्ण घोष। घोष को ही साघोष भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछ रहा है? ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओ और औ, तो इसमें जो मुख का भाव बदलता है वो कहाँ से? ओष्ठ से, ओष्ठ से बोले जाते हैं। निम्न में से देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि नहीं है देवनागरी लिपि की? अर्ध ध्वनि, दीर्घ ध्वनि, स्थायी ध्वनि, मूर्छा ध्वनि। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन बना ही नहीं सही से है ये। आगे चलते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालु से कौन सा स्थान बोला जाएगा? टा मूर्धा है, ना दंत है, मा ओष्ठ है और चा आपका तालु है। आगे चलते हैं। जिन व्यंजनों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे जिन व्यंजनों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं अयोग वाह। अयोग वाह कौन होते हैं? अंग और आहा। आपको पहली वर्णमाला की क्लास में हमने बताया था ये। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 स्वर शक्तियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। यही स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आगे चलते हैं। प्रत्येक शब्द की ध्वनि से बनने वाली नई और उसी रूप में अलग अलग ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण संधि का प्रयोग यहीं पे होता है, वर्ण विच्छेद में। निम्न में से कौन सा शब्द वक्त का पर्यायवाची है? वक्त मतलब समय, इसका क्या हो जाएगा? समय, कारण, जुनून, परिस्थिति ये नहीं है। नंबर 35 निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? व्यंजन का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? स्पर्श है, ऊष्म भी है, पार्श्विक नहीं है, अनुनासिक भी बोले जाते हैं। नहीं, अनुनासिक नहीं है क्योंकि अनुनासिक स्वर होते हैं हमारे। ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो जो स्वर है उसके बारे में नहीं पूछ रहा, यह शब्द प्रयत्न उच्चारण के आधार पे व्यंजन के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी होता है ला,
और स्पर्श व्यंजन भी होते हैं 25। आगे चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे या जिनमें से दीर्घता समय लगती है उन्हें क्या कहते हैं। जैसे कोई शब्द दिया गया है उसमें बहुत समय लग रहा है, जैसे हमने एक शब्द लिखा आ और एक शब्द लिखा हमने तो इसमें कहाँ पे सबसे समय लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, सबसे ज्यादा समय यहाँ लग रहा है, तो इसको ही हम दीर्घ बोलेंगे। दीर्घ बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, मतलब बड़ा, थोड़ा समय ज्यादा लगना, मात्रा के आधार पे समय ज्यादा लगना। जिन स्वरों का उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे चलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री, मतलब यहाँ से जहां से हम बोलना शुरू करते हैं स्वर तंत्री में कंपन होता है वे घोष कहलाते हैं, मतलब सघोष कहलाते हैं। और उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों के वर्गीकरण में उनका स्थान क्या होता है। कंठ होता है, कंठ तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है या ओष्ठ होता है। आइए जानते हैं क्या पूछ रहा है कि समय स्वर तंत्री में कंपन होता है वे सघोष कहलाते हैं, ठीक है। और उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में उनका स्थान क्या होता है। अच्छा, व्यंजन का जो वर्गीकरण होता है उसका स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, मूर्धन्य होगा, कंठ तालव्य होगा। कंठ तालव्य तो नहीं होता है, घोष कंठ और तालु से तो नहीं बोले जाते। कंठ काखा गाघा वाली जो लाइन होगी कंठ होगा, ये भी प्रश्न सही है। मूर्धन्य नहीं होगा, ओष्ठ ओष्ठ वाला भी होता है। तो आपके ये दोनों प्रश्न में डाउट है, ये दोनों प्रश्न सही है। कंठ से भी तो बोले जाते हैं, जैसे पहला दूसरा अघोष हो गया, तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया। तो जो का वाली लाइन है वो तो कंठ से ही बोली जाती है ना, का वाली लाइन कंठ से। तो इसमें जो का वाली लाइन में तीसरे चौथे पांचवे वो कंठ से, जो ओष्ठ से बोले जाते हैं वो ओष्ठ वाली लाइन में भी तो आएगा, इसीलिए। आगे चलते हैं। 38 नंबर, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। विसर्ग कैसे बोलेंगे, अगर आप विसर्ग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे ये विसर्ग है आहा, ये लिखा है कहा, आप बोल के देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होता है, बोल के देख लीजिए गा। तो ये जो विसर्ग लगाई है हमने पीछे, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कोई शब्द लिख देते हैं वानरा, ठीक, गजा, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, जो आहा आ रहा तो ये कहाँ से आएगा, कंठ से। आपका कंठ से उच्चारण स्थान होता है विसर्ग का। विसर्ग प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग, ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, इन्हीं की बात कर रहा है। स्पर्श व्यंजन के जो 25 वर्ण हैं वो उनकी बात कर रहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है। प्रथम और द्वितीय वर्ण भाई हमने बताया था अघोष कहलाता है, अघोष। पहली वाली क्लास आप लोग जरूर देखें और हर क्लास को 2 बार देखेंगे जल्दी जल्दी, तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। निम्नलिखित में अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, अनुनासिक व्यंजन। तो ये रहे आपके अनुनासिक, जो पंचमाक्षर होते हैं हर वर्ग के आखिरी लेटर, 25 वर्ग के जो आखिरी लेटर होते हैं पांचवें वाले, 1 2 3 4 और 5, जो इस वाले बॉक्स में आते हैं ना, ये होते हैं पंचमाक्षर। तो ये हो गया अणन्याणा। आगे चलते हैं। ओष्ठ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन और अघोष और महाप्राण ध्वनि है, इसमें ओष्ठ कौन है, पहले हम ओष्ठ के तौर पे इसमें निकालते हैं, पा फा बा भा मा, चारों ओष्ठ हैं। फिर व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन, स्पर्श में भी सारे आ रहे हैं, स्पर्श में सारे आ रहे हैं। अघोष और महाप्राण यहाँ से मिल जाएंगे हमको, पहले दूसरे सब अघोष है, पहले दूसरे अघोष है, तो महाप्राण तो हमने आपको बताया था
कि महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। तो जो लेटर हमें यहाँ मिलेगा नंबर 2 के सामने वही सही होगा। यहाँ हम लिखते हैं पा, फा, तो फा तो दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। बा, पा फा बा, ये नहीं होगा, आपका महाप्राण नहीं है। माँ, ये भी महाप्राण नहीं, क्योंकि 5वां लेटर है ये, तो हमारा फा सही हो जाता है। फा एकदम से सही है उत्तर। आते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। घोष वर्ण कौन सा विकल्प है? घोष वर्ण जो हमारे तीसरे, चौथे, 5वें होते हैं, इन्हें सघोष भी बोलते हैं। कंफ्यूजन रहता है कि अघोष किसे बोलते हैं? सघोष, लेकिन सघोष को ही घोष बोलते हैं। तो तीसरा, चौथा, 5वां लेटर इनमें से कौन है? का, ये तो पहला लेटर आ गया तो गलत हो गया। टा पहला लेटर आ गया। फिर बा, पा फा बा, हमारा तीसरा लेटर आया बा, तो बा। अब सा, दंत वाला जो ये शा है, शा शा शाह, ये भी नहीं, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे लेटर घोष वाले हैं, सघोष वाले हैं। सभी महाप्राण युक्त वर्ण कौन है? जो महाप्राण है इनमें से कौन महाप्राण है? महाप्राण आपका दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो इसमें देखते हैं कौन से महाप्राण हो जाते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण, का, खा, गा, घा, ग, चा, छा, जा और झा, या। तो पहला और दूसरा होता है हमारा महाप्राण, का, खा, गा, घा। तो उसमें का दिया है, ये वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि पहला लेटर है। फिर टा, ठा, ठा तो है महाप्राण, ये तो है। फिर टा, ये भी गलत हो गया। तो इसमें टा, था, छा, छा है और झा है, ठीक। तो दूसरा और चौथा हमें मिल गया। तो ये दूसरा था, ये दूसरा था और ये चौथा था, तो हमें मिल गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। प्रश्न का हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? दो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? या, रा, वा। वा, हमारी ओष्ठ ध्वनि वा हो जाएगी। दो ओष्ठ ध्वनि वा। चलिए फ्रेंड, आज इतने ही प्रश्न थे। बहुत अच्छी क्लास थी, आप लोग इसे प्लीज 2 बार जरूर देखिएगा। और आपके विराम चिन्ह और कुछ वर्णमाला के प्रश्न थे इसमें जो हमने क्लियर कर दिए हैं। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बेहतरीन स्टडी विद अनुराग को, और जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। राधे राधे।